मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान TZ के टीवी यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको याद होगा कि जब 2000 की दहाई में तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी, तो उस वक़्त जो वहाँ पे सियासी निज़ाम या एक उनका एक जो कबायली निज़ाम लोगों पे मुसल्लत था, उसके अंदर ख़वातीन को जिस किस्म के हकूक़ हासिल थे या दूसरे मानों में कहा जाए हकूक़ नहीं हासिल थे, वो एक उस मुआशरे की तंग नज़री और उनकी एक जो एक दकियानूसी सोच के साथ एक जुड़त थी, उससे पूरी दुनिया तंग थी। क्योंकि उसके नतीजे में, उस सोच के नतीजे में, जो बिल-आखिर पूरी दुनिया के अंदर हो रहा था, कि सारी दुनिया का अमन एक ख़तरे में था। लेकिन हम सारी दुनिया की बात करें तो हम फिर उसके अंदर अमेरिकी इंटरेस्ट और उसके अंदर वेस्टर्न और वो सारा इंटरेस्ट जो था, उन्होंने उनको कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल भी कर रखा था, वो एक अलग बहस है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने उसका देखा था कि बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है और वो दहशतगर्दी और वो इंतहापसंदी जो अफ़गानिस्तान में मौजूद थी, उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद थे। पाकिस्तान के अंदर भी एक तंग नज़री की फ़िज़ा मौजूद थी। तो उससे एक हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारा रहन-सहन, हमारी हिफ़ाज़त, हमारा तहफ़्फ़ुज़, हर चीज़ दाँव पे थी। हर चीज़ के अंदर वो एक इंतहापसंदी, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर उस वक़्त जो एक हमारी एक मज़हबी तबका था, उनकी तरफ से और कुछ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन मज़हबी तबके की तरफ से जो एक तालिबान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता था, जिसके नतीजे में एक हमारे यहाँ वो मज़ामत उनको एक देना वो मुमकिन नहीं था। लोग जो थे वो उस हवाले से एक खौफ में मुब्तला थे। लेकिन वो इस तवील जंग के नतीजे में एक ऐसी जनरेशन भी तैयार हो गई थी, जो कि मज़हबी तौर पर तो एक उनके अंदर मज़हब का एक अंसर तो अपने तौर पे था ही, लेकिन वो इंतहा पसंदी और इस सिलसिले का भी शिकार हो रहे थे और बड़ी तेज़ी से भर्ती होके वो तालिबान को जॉइन कर रहे थे। वो एक उसको एक सही जिहाद समझ बैठे थे। तो मैं इस सिलसिले में आज जो बात करनी चाहता हूँ, वो अफ़गानिस्तान में अभी गुज़श्ता दिनों उस हवाले से, क्योंकि जब से अफ़गानिस्तान में अमरीकी वहाँ से गए हैं, उसके बाद से वो तालिबान को उन्होंने जिस तरह से हुकूमत उनके सुपुर्द की है, उसके अंदर जिस किस्म के वादे-वईद ज़ुबानी तौर पे लेके गए थे और उनका बिल-आखिर जो उनका चीफ़ है हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उसने जो नए-नए लॉज़ इंट्रोड्यूस कराए हैं और जिस किस्म की वहाँ पे अब पॉलिसीज़ दोबारा से वो पॉलिसीज़ जिनका इन्होंने वेस्ट के साथ वादा किया था कि वो चेंज करेंगे, वो तमाम की तमाम दोबारा से वापस आनी शुरू हुई हैं। उन तमाम पॉलिसीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, वो है इनका औरतों की तरफ इनका एक नुक्ता नज़र। गुज़श्ता हफ़्ते मैंने बहुत सारे मीडिया के ऊपर देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजों की ख़वातीन बच्चियाँ हमारी जो वहाँ पे मुज़ाहरा कर रही थीं इनकी उन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, उनको जिस तरीके से ज़ोदोकोब किया जा रहा था, जिस तरीके से उनको मारा जा रहा था, उनको मर्दाना पुलिस और मर्दाना सिक्योरिटी एजेंसीज़ उनकी जिस तरीके से उनको ज़मीन पे लिटा के, बाल खींच के, डंडों से जिस तरीके से मार रही थी, उसके नतीजे में चंद शहादतें भी हुईं, लेकिन ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आवाज़ बंद की जा रही है, मैं ज़रा इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डालूँ कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर क्या किया जा रहा है, जिसकी अल्टीमेटली उनका टारगेट पाकिस्तान भी है। वो एक अलहदा हम उसके ऊपर प्रोग्राम रखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त क्या किया जा रहा है और पाकिस्तान में तालिबानाइज़ेशन को किस तरीके से इस वक़्त फ़रोग़ मिल रहा है, इसके ऊपर हम एक मुकम्मल अलहदा बहस रखेंगे। आज हम सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करें, जहाँ से ये सारी की सारी
ये सारे शगुफे फूट रहे हैं। ये सारी की सारी नर्सरी जहाँ से तैयार होके इस वक्त दुनिया भर में, लेकिन अपने खित्ते के अंदर बड़ी तेजी से उसको फैलाया जा रहा है। हम अभी कुछ अर्सा पहले ही ईरान के हवाले से बात करते थे कि वहां भी इस किस्म की एक बड़ी रेडिकलाइज्ड एक इस्लाम के नाम के ऊपर जो फोर्सेस मौजूद हैं, जिन्होंने वहां पे एक पर्दा और एक सारी एक इस्लामी सारा सिलसिला वहां पे कायम रखा हुआ है। इसके नतीजे में वहां पे औरतों को मखसूस लिबास के अलावा पहनना या उनको एक मेकअप करके निकलना, वो सारे का सारा दूबर कर रखा था। और उसके नतीजे में वहां पे लड़कियों को न सिर्फ मारा जा रहा था, बल्कि उन्हें कानून के आगे पेश करके उनको सजाएं भी दिलाई जा रही थी। बल्कि उसके अंदर फिर उन्होंने, हमने देखा कि बहुत सारे उसके अंदर चंद खवातीन को वहां पे मर्डर भी किया गया इस हवाले से, जिन्होंने जरा मजामत की उन्हें मार दिया। ताकि उस मुजाहरे के अंदर हिस्सा लेने वाली 400 अफराद को वहां पे सजा दी गई। खैर, वो एक अलहदा, ईरान के ऊपर हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, हम आइंदा फिर प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर भी सूरत हाल मिलती जुलती है। सिर्फ नुक्ता नज़र का थोड़ा सा फर्क है कि लेके वो एक तारीखी तौर पे एक जो है वो सुन्नत रसूल तक जाते हैं, एक जो है वो हजरत इमाम हुसैन तक को अपने आप को ले जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो नुक्ता नज़र दे रहे हैं सारे का सारा एक एंटी ह्यूमन, एंटी वुमेन और मुकम्मल तौर पे एंटी सोसाइटी है, जिसके नतीजे में एक बड़ी ही एक दकियानूस और एक बैकवर्ड कदामत परस्त सोच पैदा हो रही है, जो कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इन पूरे खित्ते की सोसाइटी को जो है वो मुतासर करेगी। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में पिछले जो सारा पिछले हफ्ते में गुज़श्ता एक डेढ़ 10 दिन पहले जो वहाँ पे नए कवानीन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं खवातीन के हवाले से, कि वहाँ पे खवातीन जो है वो ऊंची हील पहन के चल नहीं सकेंगी। यानी ऊंची हील, क्योंकि ऊंची हील के साथ एक जो आवाज पैदा होती है, वो समझते हैं कि इससे जो मर्द को औरत की हील की आवाज आने से मर्द को उससे एक जिनसी इश्ताल पैदा होता है। अब ये एक, और इसके इसलिए उन्होंने ऊंची हील पहनने पर औरतों पे पाबंदी लगा दी है। ये सिर्फ वो औरतें जो किसी वजह से बाहर फिर रही हैं, वरना तो अफगानिस्तान में अब औरत नजर आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने औरत को चार दीवारी के अंदर बंद करके ताले लगा दिए हैं। मैं उस तमाम कवानीन जो नए कवानीन बनाए गए हैं उनके ऊपर आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, ताकि आपको ये बात समझ आ सके कि ये किस किस्म का इस्लाम लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसके नतीजे में नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, और उन्हें गुमराही के बाद उन्हें उस तरह के जहाद के अंदर मुब्तला कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पूरे खित्ते का जो एक अमन है वो कहीं खुदकुश हमले होंगे, कहीं फौज और पुलिस से मुकाबले होंगे। उसके नतीजे में एक बदअमनी और इनसिक्योरिटी पूरी की पूरी रियासत के अंदर मुतारफ होगी। अब हील के साथ साथ औरतों को उन्होंने पब्लिक मकामात पर जाने से, ऊंचा बोलने से पाबंदी लगा दी है कि कोई औरत को इतना ऊंचा न बोले कि उसकी किसी मर्द को आवाज आए। अब ये कानून बन गया है, ये वहां पे ये चीज नाफज कर दी गई है कि औरत ऊंचा इतना ऊंचा ना बोले कि मर्द को आवाज, यानी मर्द औरत की आवाज सुन के भी उसके अंदर एक जिनसी इताश पैदा हो सकता है। अब ये एक दूसरा वहां पे सिलसिला किया गया है। तो ये एक इस तरह की सूरत हाल वहां पे, कि वहां पे औरत फिर मुलाजमत नहीं कर सकती। यानी औरतों को खास तौर पे आपने उन्होंने एनजीओज के अंदर उनकी मुलाजमत के ऊपर जो है वो एक पाबंदी का ऐलान किया है कि अफगान औरत किसी एनजीओ के अंदर मुलाजमत इख्तियार नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स की बात होती है, क्योंकि वहां पे एक आज़ादी इजहार राय की बात होती है, वहां पे औरत के हकूक की बात होती है। इसलिए वहां पे किसी भी अफगान, और वो वहां पे लिबास के हवाले से मर्द का तयन करदा लिबास नहीं पहनती, बल्कि वो एक अपना आज़ादाना जो एक सिविलाइज्ड मुआशरे के अंदर लिबास हो सकता है वो पहनती हैं, जो कि तालिबान हुक्मरानों को काबिल कबूल नहीं है। तो ये एक उन्होंने तीसरी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। फिर है कि औरत जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो उनका दाखिला है वो उनके ऊपर पाबंदी लग गई है। औरत यूनिवर्सिटी जा ही नहीं सकती, अफगान औरत यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि आपने औरत को के तालीम के दरवाजे बंद कर दिए। जो कॉलेज वगैरह में भी जा रही हैं और जो पुरानी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रही हैं, वो अब उनके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इस हवाले से होगी कि वो मर्दों के साथ बात नहीं कर सकती। वो मर्द जो उनके क्लास फेलोज हैं उनके साथ खा कोई तालीमी नसाबी को उन्होंने बात करनी हो, उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं है।
वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेग्रीगेटेड, एक अलहदा तौर पे अपना वजूद कायम रखेंगी। अपने क्लास फेलो लड़कों के साथ उनकी बातचीत पे पाबंदी लगा दी गई। अब ये एक अपने तौर पे एक नई और बात है। और वो मर्द के बगैर कहीं उसको सफर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। औरत मर्द के बगैर सफर नहीं कर सकती। यानी औरत अगर किसी सूरत हाल में फंस भी जाए, किसी सूरत हाल से निकलना चाह रही हो, या वो अपने रिश्तेदारों को एक जगह से दूसरी जगह सफर करके जाके मिलना चाह रही हो, तो वो अकेले नहीं जा सकती। उसको अपने साथ किसी महरम मर्द का रखना बड़ा हो जरूरी, यानी उसके बगैर औरत को सफर भी नहीं कर सकती। तो ये एक मैं समझता हूँ इंसान के बुनियादी हक़ ज़िंदगी के अंदर इतनी बड़ी कदगन है कि जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी ही का कम है। और वो अपने उसके अंदर जो है वो मर्दों को 4-4 शादियों की इजाज़त है। मर्द जिसे चाहें वो शादी का प्रपोज़ करें और वो 4-4 शादियाँ एक टर्न पे रख सकते हैं। उसके ऊपर जो है वो दूसरी बीवी से इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बीवी को पूछना भी ज़रूरी नहीं है। आप रखें, 4-4 औरतें रखें। एक औरत अगर भाग गई है या मर गई है या छोड़ गई है, आप और कर लें। आपको एक वक़्त में 4 रखने की इजाज़त है। अब वो ज़िंदगी भर में अगर आपकी एक छोड़ गई, एक आ गई, एक मर गई, एक आ गई, वो ऐसे-ऐसे करके हो सकता है आपकी 8, 9, 10 हो जाए। तो ये एक जो अपने तौर पे औरत के साथ एक सिर्फ़ लुत्फ़ अंदोज़ होने का एक जो दिमाग के अंदर फ़तूर है, ये एक मैं समझता हूँ इंसानी हक की शदीद एक तरह से वायलेशन है। लेकिन वो सोसाइटी का हिस्सा है, क्योंकि जहाँ पे 16 साल के से कम उम्र की औरत, अ, लड़की, बच्ची, यार छोटी-सी बच्ची, अगर वो एक 16 साल से कम उम्र की है, लेकिन अगर उसके माँ-बाप, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर सने बलूगत 16 साल है। अगर 16 साल से कम उम्र की बच्ची, उसको उसके वालिदैन अगर शादी करें, तो भी ज़्यादा, खा वो 11 साल की हो, 12 साल की हो, या इस तरह की उसकी कोई भी उम्र हो, 16 साल से कम उम्र की बच्ची को वालिदैन की रज़ामंदी से शादी की जा सकती है। वो जिसके साथ भी चाहें उसको बाँध दें। वो कोई 70 साल का, 60 साल का कोई एजेड आदमी हो, या वो कोई आवारा हो, या वो कोई नौजवान हो, कोई रोज़गार बेरोज़गार हो, या जो भी हो, उसके साथ जिसके साथ वो चाहें उसको वो बाँध सकते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अपने तौर पे एक एक ज़्यादती है जो कि, तो ये एक उसके उसका नतीजा ये हुआ है कि सोसाइटी के अंदर जो वालिदैन हैं, उन्होंने अपनी बच्चियों को जल्द अज जल्द शादी और निकाह में मुंसलिक करने का जो एक है फैसला वो कर रखा है, और वो बहुत जल्दी-जल्दी शादियाँ कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अगर कहीं जगह पर उनकी किसी लड़की की 16 साल की उम्र में के बाद अगर फौरी तौर पे शादी नहीं की गई, तो हो सकता है कि कोई जहादी उसका रिश्ता माँगे, तो फिर वालिदैन के लिए उसको रिश्ते में हाँ करनी मुमकिन नहीं होगी। तो इसके लिए वहाँ पे जब से ये पाबंदियाँ कानून बनाया गया है 2021 से, ये जब से तालिबान आए हैं, वालिदैन ने अपनी लड़कियों को जल्द अज जल्द शादी करके फ़ारिग करने का एक सिलसिला वहाँ पे जारी है। और शादियों की तादाद जो है, स्टैटिस्टिक्स ऐसे आए हैं कि उसके अंदर जो है वो उनकी तादाद में बेहद इज़ाफ़ा हो गया है। जिसकी वजह महज़ ये है कि जो ये वालिदैन हैं, वो समझते हैं कि अगर हमने शादी ना की और ये लड़की की के ऊपर किसी जहादी की नज़र पड़ गई, जो कि तालिब मिलिटेंट है और वो तालिबान की फ़ोर्स का हिस्सा है, तो उसको अगर उसने कह दिया कि जी इसके साथ मैं शादी कर रहा हूँ, वालिदैन के लिए मुमकिन नहीं है कि वो उसे इनकार कर सकें। इसलिए वो जल्द से जल्द शादी कर रहे हैं। तो ये एक जो सोसाइटी के अंदर सारा एक सारे अरसे के अंदर जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसका सोसाइटी में तो एक अपने तौर पे तबाही हो ही रही है। लेकिन इसके नतीजे में जो एक इंतहा पसंदी और वो सारा सिलसिला इंतहा पसंदी का एक सारा एक माहौल बन गया है, और तालिबान को एक तरह से खुली छूट मिल गई है, क्योंकि उनके पास तो एक मुल्क है, पूरी रियासत उनके हाथ में है। पूरे मुल्क के जो वसाइल, जो कुछ भी वो गरीबी में हो या अमीरी हो, लेकिन रियासत के पास तो वसाइल होते हैं। रियासत के कम से कम रियासत के पास तशद्दुद का लेजिटिमेट राइट भी होता है, एक उनके हवाले से, और उसके पास इतने कम से कम वसाइल होते हैं
کہ وہ عوام کو ایک پورے ظلم و بربریت سے دبا سکتے ہیں. تو افغانستان کی 4.25 کروڑ کی آبادی میں جو وہاں پہ تقریباً کوئی جو ینگسٹرز ہیں ان کی تعداد جو ہے اس کے اندر 60% بچیاں ہیں، اور وہ 60% بچیوں کا مستقبل خطرے میں ہے. تو یہ جو اپنے طور پہ ایک سارا اس کا عمل ہے، اس میں صرف افغانستان نہیں، افغانستان کو تو ہم کہتے ہیں نا ہمارا مسلم بردر ہے، ہمارا سارا سلسلہ اس کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کے پاکستان کے اوپر امپیکٹ بھی بے شمار ہے. پاکستان کی سوسائٹی نے اس سے بہت اثر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو بچیاں ہیں ان کے پاکستان کی بچیوں کے اوپر بھی اثرات آئیں گے، پاکستان کے والدین بھی اس سارے سلسلے سے متاثر ہوں گے. اس لیے اس سارے سلسلے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے دروازے بند کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے دروازے محض ایک طریقے سے بند ہو سکتے ہیں کہ میڈیا پر اپنے عام ڈیبیٹ کے اندر ان کے خلاف بات کی جائے، ان کا اس سے سارے کاؤنٹر تھیسس دیا جائے، اور ان کے ایک عمل کو ہر طرح سے مظاہرے کر کے، ڈیمانسٹریشنز کر کے یہ چھوڑیں. یہ ان اقتدار کے جو سارے پھر رہے ہیں، اقتدار کے لیے جلد سے جلوس کر رہے ہیں. اگر آپ نے مظاہرے کے لیے آنا ہے تو اس انتہا پسندی کے خلاف آئیے. اگر آپ نے مظاہرے کرنے ہیں، آپ نے کوئی لانگ مارچ کرنے ہیں، تو ان تمام اس قسم کی انتہا پسندی کے خلاف کیجیے، جس سے کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی. یہ ہے اصل بربادی. معاشی بھی سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، جو ثقافتی چیزیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. یہ جو انتہا پسندی ہے جب یہ ہماری نسلوں کے اندر گھس جائے گی، اس کے لیے اس سے آپ کو کئی دہائیوں تک اس سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ نے کوئی لانگ مارچ کرنے ہیں، کوئی احتجاج کرنے ہیں، کوئی آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، کوئی مظاہرہ کرنا ہے، تو آپ پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے اس بات کو کہ آپ اس کے لیے اس انتہا پسندی کے خلاف نکلیے، جو کہ افغانستان سے پاکستان میں بڑی تیزی سے داخل ہو رہی ہے. ابھی وہ دہشت گردی کی شکل میں ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد ان کے ایک بہت بڑے حلقے آپ کو مساجد میں، مدارس میں، جگہ جگہ ملیں گے، جو کہ اس انتہا پسندی کی سپورٹ کر رہے ہوں گے، جو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ وہاں پہ اس کے خلاف اٹھ سکیں. اس لیے آپ کو ان کے خلاف اٹھنا ہے، اس انتہا پسندی کی مخالفت کرنی ہے. ہاں وہ مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں، وہ اس کو شریعت کے نام پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا ایک دھوکہ ہے، فریب ہے. اس لیے آپ نے اس سے اپنی جان کو، اپنی نسلوں کو، اپنے وجود کو، اپنے امن کو بچانا ہے. اس لیے اس کے لیے آپ کو ایک مکمل، منظم اور شعوری اس کو سمجھتے ہوئے اس کے خلاف ایک آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، عورت ہمارے معاشرے کا ایک پورا مکمل برابر کا، مرد کے برابر کا حصہ ہے، اور وہ ہر وہ کام کر سکتی ہے جو کہ مرد کر سکتا ہے. وہ ریاست کے اندر اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے. عورت کی مدد کے لیے سب نکلیں، عورتیں بھی نکلیں اپنی مدد کے لیے، اور مرد ان کی سپورٹ کے لیے نکلیں. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، اس کو روکیں، کیونکہ اگر یہ ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر گیا تو یاد رکھیے آئندہ کئی نسلیں اس سے نکل نہیں پائیں گی. اس بات کے میں اس میسج کے ساتھ آج کی بات ختم کرتا ہوں. آئندہ ہفتے ہم کسی نئے پروگرام کے ساتھ، یا پاکستان میں انتہا پسندی کے حوالے سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.